गली न्यूज़। मैं अलीगढ़ को बहुत मिस करता हूँ और खास तौर से जो 11th और 12th का जो मैं अल्लामा यानी इकबाल, इसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया। हाँ, और फाद अभी गवर्नमेंट के सामने ही खड़े हो गए। इस देश का मुसलमान चाहता है कि उसके हाथ में तिरंगा और संविधान हो। बेशक समाजवादी पार्टी के वो हमेशा खाली माइनॉरिटीज की वो बात करते, मांग 5% में अरे हमेशा साहेब, आइडियोलॉजी यही रही। साहेब वो सर, मांग हमेशा- करते थे। कौन सा हमेशा- रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में? कौन सा रिजर्वेशन था? कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो मांग है उनकी यार। ये बस 5 ही दो, 20 क्यों नहीं मांगते थे? सलाम अली कैसा देखते हो? बहन है मेरी, बहन आपको हराने के चक्कर में। तो क्या हो गया? भाई भी उसको हराने के चक्कर में है। मेरे उसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरी बहन जो है बीजेपी से मिली, इसलिए उसको हरा। ये भी किसी को सपोर्ट करना, आपने हर एक कन्हैया कुमार तक के साथ आपने जो है नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे आपने पॉलिटिक्स की, और अभी खुद खड़े रहने में कितना डिफरेंस है। कि रईस भाई ने आपको लॉन्च किया, ये बात सही नहीं है। सबका ये कहना है कि रईस शेख ने फवाद अहमद को लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया? समाजवादी। हाँ ठीक है, अगर सबका कहना है तो जिससे हमारे नेता खुश होते हैं उससे हम भी खुश हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझको लगता है कि मुझे आसिम भाई, तो बीच में हमने वीडियो देखा, आप रो रहे थे। यार पता है मैं बहुत ही जज्बाती आदमी हूँ। अबू आज़मी और शरद पवार, ये कैसा सवाल है? चूज लीडर है भाई। हाँ। आपके दोनों साथ रह आसिम चुके हैं। भाई भी शरद पवार साहब को नेता मानते हैं। चूज वन। शरद अबू पवार हाशिम साहब। आज भी शरद। शरद पवार साहब मजबूरी है। नहीं। क्या आइडेंटिटी आप पसंद करते हो? अभी फहद का ऑलरेडी शख्सियत है। फहद अहमद जो टेस्ट से पढ़ा हुआ है ये है, या स्वरा भास्कर का हस्बैंड फहद अहमद? मुझे दोनों पसंद है। क्यों मुझे दोनों इसलिए पसंद है कि जब तक मैं स्वरा से नहीं मिला था तब भी मेरी एक अपनी पहचान थी। अगर आप एनसीपी से विधायक बन के आते हो तो वापस तो हाशिम भाई की पाले में अब मैं अभी तो यही कहूंगा कि बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे। आप मुझे मौका दीजिए। जो काम मेरे लिए सुब्रता सोले जी ने किया है, जो शरद पवार साहब ने किया है, वो मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। तो कोई हाशिम भाई से कोई गिला नहीं, मतलब हाशिम भाई, क्योंकि जब हाशिम भाई 5 सीट मांग रहे थे खुद के लिए, उन्होंने कभी आपकी बात नहीं की। दोस्तों आज हमारे साथ फहद अहमद है। फहद अहमद जो है कैंडिडेट हैं एनसीपी से, शरद पवार के अनुशक्ति नगर से कैंडिडेट हैं हमारे पॉडकास्ट में। पहले तो फहद भाई आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज बीइंग प्लेजर टू टॉक टू यू। और फहद भाई हमारा पॉडकास्ट जो है, आपके जो फैंस हैं, आपके लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए पॉडकास्ट होता है और उनके लिए हम बताते हैं कि भाई ये आदमी की जो बचपन की कैसी जर्नी है, स्कूल की कैसी जर्नी, कैसे थे, उसके बाद आगे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फिर कॉन्ट्रोवर्सीज में आते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ रोक टोक, हम आपको कहीं रोक टोक नहीं करेंगे, हम सवाल करेंगे जो कॉन्ट्रोवर्सी अरेज है। आपको पूरा मंच है, आपको अपना जो कुछ भी इसमें क्लियरेंस देना है। एंड आपको एक ऑप्शन है, अगर आपको कोई सवाल स्किप करना है तो आप खाली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं फहद अहमद से। फहद अहमद जो है एक गाँव से आते हैं, उत्तर प्रदेश बरेली शहर से। स्कूलिंग आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल में प्रदेश में आपने पढ़ा है, और लास्ट में आपने जो है पीएचडी जो है टेस्ट से आपकी चल रही है। फहद अहमद के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। क्या था फैमिली बैकग्राउंड? मेरा मुझे लगता है कि जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हर उस व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड है जो चीता कैंप में रहने वाला है, गोवंडी में रहने वाला है, या जो उन स्लम्स में रहने वाला कहीं ना कहीं बैकग्राउंड का है, जो जिनके पास कुछ नहीं होता सिवाय मेहनत के। अभी स्टार्ट में ही आपकी पॉलिटिकल बातें चालू हो गई। लेट्स बी नेचुरल। नहीं देखिए, क्योंकि आपने चीता कैंप से ही चालू कर दिया। मैंने मानको शिवाजी नगर भी नहीं बोला। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हम यहाँ अभी आप ये बताइए, मैं बॉम्बे में हूँ, गली न्यूज़ को लोग बॉम्बे में देखते हैं। अगर मैं रिलेट ना कर पाऊँ अपने कम्युनिकेशन में लोगों के साथ, रिलेटिविटी पैदा ना कर पाऊँ, तो मेरे बात करने का फायदा क्या? सो बेसिकली मैंने कहा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी जो लिव्ड रियलिटी है वो कहीं ना कहीं एक स्लम की लिव्ड रियलिटी है। लेकिन मेरे माँ बाप को, मेरे खासतौर से वालिद को, मेरी माँ को इस बात का शुक्रिया अदा देना चाहिए कि उन्होंने 2 वक्त की रोटी कम खाना पसंद किया, लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचाया। क्या बिजनेस था? फैमिली बिजनेस? मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा। और मेरे फादर को बिजनेस का बी भी नहीं आता। उन्होंने जब भी काम किया नुकसान जो है खाया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। उनका मन लगता नहीं था किसी चीज़ में, उनका मन सिर्फ राजनीति में लगता था। अदना से कार्यकर्ता थे। पूरी लोग अक्सर बोलते हैं यार कि तुम बड़े लकी हो, तुमको जो है 30 साल की उम्र में शरद पवार साहब जैसी पार्टी ने टिकट दे दिया, महाविकास आघाड़ी में टिकट दे दिया। तो मैं सलातुल शुक्र पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मेरा दिल का एक विश्वास है कि जो मेरे अब्बू को नहीं मिला, अल्लाह ने अब्बू के ज़रिए से जो है मुझे दिया। और कसम खुदा की ये बिल्कुल बयानबाजी नहीं है,
ये मेरा पूरा विश्वास है। उसका कारण ये है कि लोग मुझे बोलते हैं कि आपको इश्यूज़ की समझ है ये वो, मैं अपने वालिद का 2% भी नहीं हूँ। मैंने तो फिर भी पीएचडी की अच्छे है। बेटे हो आप। मतलब ये तो वो कौन बताएंगे। कौन है फैमिली में आपके? हम 5 लोग हैं, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, एक की जी। शादी हो चुकी है और एक छोटी बहन ने ग्रेजुएशन किया है, एक छोटा भाई है वो दिल्ली में जॉब करता है, सबसे छोटा भाई जो है बीएलएलबी कर रहा है। तो देखा जाए तो जो आप बता रहे 5 भाई आप बड़े हो, तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको बच्चों को पढ़ाने में, आप बड़े नहीं थे। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो थी, स्ट्रगल्स तो था ही। आप ये सोचिए, लेकिन उस स्ट्रगल के बीच में यहाँ तक पहुँचने की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। आएँगे उस मुझे जर्नी पे, पहले वहीं पे मुझे आते हैं। अभी भी याद है कि मतलब सोचिए मेरे वालिद का कंट्रीब्यूशन के बारे में आप देखिए कि मैं मास्टर्स में था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, तो घर पे बहुत दिक्कत थी पैसों की, बहुत परेशानी थी। तो मैंने सोचा, मेरे एक जानने वाले थे कतर में जॉब करते थे, तो मैं अपना 1 सेमेस्टर पूरा करके घर लौट के आया और मैंने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू मैं कतर जाना चाहता हूँ, मैं मास्टर्स नहीं करना चाहता। मेरा अब्बू फैमिली का ये देख के, हाँ, क्योंकि मैं ना अपने परिवार से बहुत कनेक्टेड हूँ। और 4 भाई-बहन की जो है हाँ, ज़िम्मेदारी भी है। ज़िम्मेदारी भी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं अपने परिवार से ऐसे कनेक्टेड हूँ। आप सोचो कि जब मैं छुट्टियों में घर जाता था, मैं पिछले 16-17 साल से जो है बाहर रह रहा हूँ। 9वीं क्लास में मैं अलीगढ़ चला गया था, 9th क्लास में। तो मैं जब जाता था, तो मुझे आज भी याद है कि मैं और अब्बू रात को 8 बजे बात करना चालू करते थे, सुबह के 10 बज जाते थे। और हम क्या बातें करते थे? वर्ल्ड अफेयर्स पे, ठीक है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्टर्न यानी पावर्स क्या कर रहे इससे हैं। पता चलता है कि आपके डैडी भी बहुत पढ़े लिखे थे। मेरे डैडी की कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं, उन्होंने 10वीं भी पास नहीं की। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक था। और मेरे अब्बू मुझसे हमेशा कहते थे, देख फहद, सोहबत का असर पड़ता है। उन्होंने अपनी जो जिन लोगों में वो बैठा करते थे उनसे सीखा। जब उनसे सीखा तो उनको फिर पढ़ने का शौक था, वो किताबें पढ़ने लगे, हिंदी में किताबें पढ़ते थे, उर्दू में किताबें पढ़ते थे। उनका सारा ज्ञान जो था वो उनकी सोहबत और उनके सेल्फ टॉट से आया। स्कूलिंग कहाँ पे हुई आप? मेरी स्कूलिंग अप टू 8th जो है, मैं बहड़ी, जो कस्बा है डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटा बनीगुआ, सा गाँव होगा यार। गाँव तो नहीं है। असल में हम वो लोग हैं जो ना शहर के हैं ना गाँव के हैं। तो बीच के जो छोटे कस्बे होते हैं, ना तो हम ये जानते हैं गाँव कैसा होता है अच्छे से, और ना ये जानते हैं कि सच में शहर क्या होता है, बहड़ी के लोग जो होते हैं। उसके बाद 8th तक वहाँ पढ़ा, उसके बाद अलीगढ़ चला गया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन, मतलब 8, 9, 10th, 11 और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश चला गया। तो जब आपको डैडी ने तंगी थी और बाद में अलीगढ़ भेजने का फैसला कैसा, क्योंकि इट कॉस्ट नो, नहीं, तो फिर यही फंडिंग बात किससे है, की? यही तो बात है। ये जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन का जो आइडिया है, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इज पब्लिक फंड? Public funded पब्लिक education- फंड मतलब आदमी सोचता है कि पब्लिक पैसे नहीं निकाल नहीं के- नहीं, पब्लिक फंडेड एजुकेशन जिसको सरकार फंड करती है। जी। मेरी Government। 1 साल की 3 साल की ग्रेजुएशन की फीस थी 3600 रुपए। 3600 रुपए। 1 महीने का खाने का जो मेरा खर्च था वो 710 रुपए का था। 5 टाइम का खाने, सॉरी, एक दिन में 4 टाइम मिलता था। सब्सिडाइज था। सब्सिडाइज, हम वेलफेयर स्टेट है साहब, सब्सिडाइज शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो लोगों को फ्री मिलना चाहिए, और हमारी शिक्षा जो अंबानी के बेटे को मिले, वही शिक्षा जो है गली न्यूज़ में काम करने वाले एक कैमरामैन के बच्चे को भी मिले। इस बात पे हम बिलीव करते हैं। और हमारा एक नारा था कि हम जो सोशलिस्ट लोग हैं, मैं सोशलिस्ट हूँ, हम लोग नारे देते हैं, बजट पे खर्चा हो, शिक्षा पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। वेरी गुड। लेकिन वो कभी भी, जब से खासतौर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, वो और नीचे 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 जा रहा है लगातार। आपके जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की थोड़ा सा सफर बताइए, कैसे थे फहद? नटखट एज ए काफी- स्टूडेंट क्या थे? पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट था मैं कि पढ़ाई वहाँ पे में भी कभी सिर्फ भी- नेतागिरी करते रहे? मैं कभी भी पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी भी नहीं था। लेकिन मेरी एवरेज। खासियत ये थी कि मैं चीज़ें सीख बहुत जल्दी जाता था। एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ता था, उसके बाद भी मैं ठीक ठाक स्कोर कर लेता था, क्योंकि मेरा हमेशा से जो रुचि रही वो समाज में रही, समाज की और समझ। वही बहुत सारी चीजें सिखाता है। देखिए, मेरे अगर आप वालिद तो समाज ये में रुचि कहते हैं कि रखते हैं- वो डिग्री हम्म। जो आपके समाज के काम ना है, ऐसी डिग्रियों को कागज का पन्ना कहते हैं, उसको डिग्री नहीं कहते, एक कागज का पेपर कहते हैं। और हमारे इस्लाम के अंदर भी तो यही है ना, कि जिसके पास जितना इल्म है उससे उतने ज़्यादा सवाल होने हैं। तो जिसके पास जितनी डिग्रियां हैं, जिसके पास जितनी कॉन्शियसनेस है, उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज के लिए क्या करे। कैंपस में कुछ शरारतीपन, ये देखिए, नेतागिरी- शरारतीपन, नेतागिरी सब में- थी। सब में पहले नेतागिरी आपने कहाँ पर की थी?
मुझे लगता है मैंने सबसे पहले 11th क्लास में चालू की थी। क्या कर दिए थे? यार डाइनिंग हॉल में हमारे खाना अच्छा नहीं मिलता था, अच्छा, उसको लेके आंदोलन कर दिए थे। अच्छा। हाँ, फिर उसके दाल बाद दाल कैसे? में जो है पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, हुँ। लेकिन उस पानी में भी कोई तासीर थी। आज भी मुझे वो दाल याद आती है। मैं अलीगढ़ को बहुत मिस करता हूँ, और ख़ास तौर से जो 11th और 12th का जो मैं अल्लामा यानी इकबाल। इसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया हाँ। और फ़ाहद अभी गवर्नमेंट के सामने ही खड़े हो गए। नहीं, नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मुझे एक नोटिस भी दिया गया था। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टेस्ट क्वालीफाई किया था, जिसमें मुझे पीएचडी और एमफिल पढ़ाई करने के लिए 40,000 रुपए महीना मिलता था। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट के? लगेगा। 1 महीने में 40,000 रुपए सरकार मुझे पढ़ने के लिए देती थी। क्या बात! और ऐसा नहीं है सर, टेस्ट क्वालीफाई करना पड़ता है। हाँ, हाँ। एक एनईटी करके टेस्ट होता NET। है। उस एनईटी में जिनके टॉप मार्क्स आते हैं उसको जेआरएफ बोलते हैं, जेआरएफ और एसआरएफ। तो मुझे एक नोटिस दिया गया था कि आपको सरकार पैसा दे रही है, आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा हम देखिए, हम मुल्क के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो आप बेहतर कैसे करेंगे? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजशाही तो नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा सरकार से सवाल पूछे जाएं, फंडामेंटल राइट है साहब। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको कोई भी नहीं हटा सकता। आप कौन सी मीडियम से पढ़े? असल में हम हैं तो अंग्रेजी मीडियम के, लेकिन वो अंग्रेजी जो है वो बहुत ही साउथ बॉम्बे वाली अंग्रेजी नहीं थी। गाँव में एकदम। हाँ, मतलब कि अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती थी हमेशा। अंग्रेजी पढ़ लेते थे, प्रोनाउंसिएशन जो था वो हमेशा से ख़राब रहा। लेकिन एक वक्त के बाद मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और मैंने ये सोचा कि ये डिसाइड कौन करता है कि कौन से शब्द का क्या प्रोनाउंसिएशन है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बैठे लोग ना नहीं मानते उनकी बात। हम, हाँ, लिटरेरी डिफरेंसेस हैं हमारे देश के अंदर, और मैं अगर कोई शब्द का प्रोनाउंसिएशन गलत भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो सही हो जाए, लेकिन मुझे उस फंडे में नहीं पड़ना। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हिमाचल प्रदेश गए थे, क्या पढ़ाई किया? मैंने वहाँ से मास्टर्स किया सोशल वर्क में। सोशल वर्क में? सोशल वर्क का कैसी थी वहाँ की लाइफ? अच्छी लाइफ थी। बहुत बड़ा झटका लगा था। कैसे? झटका इसलिए लगा था, जब तक अलीगढ़ में थे तो लगा कि क्योंकि वहाँ मुसलमानों की आबादी भी थी, माहौल भी उस तरह का था, तो लगा कि यार वहाँ जाके थोड़ा सा महसूस हुआ कि शायद मेरे में या किस और लोगों में कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क था? ईज़ी एक्सेस था चीज़ों का सबके लिए, हमें थोड़ी उसके लिए मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उससे सीखने को बहुत मिला, जी। नो डाउट। उसके बाद आप टिस में आए? टिस ने तो जहन खोल दिया सर। जी, क्या पढ़ाई की आपने टिस? मैंने टिस में पहले एमफिल किया। मैंने मुजफ्फरनगर रॉयट्स पे जो है अपना एमफिल का थीसिस लिखा, वहाँ चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव जीता, 129 और 30 दिन जो है सड़कों पे सोया, क्योंकि वहाँ दलित बच्चों की जो है स्कॉलरशिप छीनी जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने डिग्री का एक एपिसोड हुआ था, जिसमें शायद आपने वो वीडियो कभी देखा भी हो, कि उन्हीं इश्यूज़ को लेके जब मैं पहली बार कॉन्वोकेशन में मैं बेसिकली, मेरा कोई इरादा नहीं था साहब। मैं, जो व्यक्ति मुझे डिग्री दे रहा था वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पर्सन था टीआईएसएस का, तो मैं उनसे 1 साल से अपॉइंटमेंट मांग रहा था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट। उन्होंने कभी नहीं दिया। मुझे पहली बार मिल रहे थे जिन लोगों ने। इसलिए आपने डिग्री नहीं ली उनसे? नहीं। क्या इफेक्ट हुआ उसके नहीं, बाद सुनिए, पढ़ाई में? इसलिए डिग्री नहीं ली। देखिए, मेरे लोग जो मुझे चुन के दिए, अगर मैं उनके प्रति ईमानदार नहीं हूँ तो फिर क्या फ़ायदा? लेकिन आपका कोई लफड़ा नहीं था? मेरा क्यों लफड़ा था? मैं गया उनको, आप वो वीडियो देखिए, मैं गया, मैंने उनको एक लेटर दिया। मैंने कहा सर, ये दलित और आदिवासी बच्चों की स्कॉलरशिप का मसला है, आप कुछ कीजिए। आप दुनिया भर में जाके बोलते हैं कि टाटा ट्रस्ट ऑक्सफोर्ड को इतना देगा, ये देगा। मैंने कहा 7-8 करोड़ का सालाना मसला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं लेटर नहीं लूंगा। मैंने कहा सर, मैं डिग्री नहीं लूंगा। तो उनको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरी पीठ को थोड़ा सा पुश किया और मैं बगैर डिग्री लेके चला गया। और दैट्स इट। सॉरी स्वरा जी, हमारा ये पैटर्न जो है थोड़ा सा नटखट भी हो जाता है कभी बार। फहद अहमद, आप इतने डायनामिक लीडर थे, आप कॉलेज में थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे, कोई क्रश? मैंने बोला ना कि अलीगढ़ में चक्कर क्या था कि ग्रेजुएशन तक जो है कोएड नहीं है। अच्छा, लड़कों के हॉस्टल में रहते थे। गांव में या जो है आपके कहीं फैमिली में या कहीं पे भी कोई ऐसा क्रश? टेंशन मत लीजिए, हमने सॉरी पहले बोल दिया। सॉरी क्या बात है, सबके क्रश होते हैं जी। मुझे याद नहीं आ रहा कि बेसिक बताना नहीं चाह रहे? नहीं, बताना नहीं यार, ऐसा होता है कि घर पे जवाब देना है। नहीं, इसलिए नहीं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी एज होती है कि अपोजिट सेक्स का कोई भी होता है वो अट्रैक्ट करता है जी। और मैं ये मानता हूँ कि जितना आप लड़के और लड़कियों को अलग करते हैं
उतना अट्रैक्ट होता है। उतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। स्कूल में तेरे अलग अलग, किरदार पे बात आई तो अनजान बन जाऊंगा। अभी आप वही कर रहे हो। नहीं मैं अनजान क्यों बनूंगा, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ आपको जी। कि बिल्कुल अट्रैक्शन था फिर भी लड़कियों को। कॉलेज में, बाद में टेस्ट में आना, फिर बाद में सोशल वर्क में रहना, तो बहुत सारे कोई आपका ऐसा क्रश जो अब मुझे याद यही आता है ना, मुझे जेनेलिया हमेशा से बहुत पसंद थी, एक्ट्रेस। जेनेलिया डिसूजा। नॉट लाइक शी इज नॉट अ क्रश लाइक एज अ क्रश, बट आई ऑलवेज लाइक्ड हर। आई डोंट नो रितेश देख रहा है, रितेश देख रहे हैं। भाई हमारा, जी जी। हमारी विचारधारा का आदमी है, वो चांगला मानुष है। कोई ऐसा एक दोस्त जो याद है आपको अभी तक, बहुत अभी तक याद हो, मतलब बचपन से लेके आज तक तुम्हारे साथ हो? हड्डी मेरा एक दोस्त है आरिश, वो 11 से मेरे साथ में है, 16 साल हमें हो गए। हम मेरी भी, और अभी भी बॉम्बे में हम साथ रहते हैं। अभी जाके देखो जागरा होगा, कैंपेन मैनेजमेंट सब वही कर रहा है। इत्तेफाक ये था कि अलीगढ़ में साथ पढ़े, 2 साल जुदा हुए। वो मैं हिमाचल चला गया मास्टर्स करने, फिर वो TISS आ गया एमफिल PhD करने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज में। मेरी बीवी उसको सौतन बोलती है, बोले तेरा पहला अच्छा। प्यार ये है, मैं तो तेरा सेकेंडरी मामला नहीं है। नहीं, सेकेंडरी जो आप बताना नहीं चाह रहे हो, तेरे किरदार पे बात आई तो मैं नहीं वो तो खुद ही बोलते, और पूरा मीडिया ये जानता है कि वो मेरी स्वरा की वो सौतन है, क्योंकि स्वरा ने इंस्टाग्राम पे लिख दिया था। और स्वरा तो कुछ भी लिख दे, उसकी उल्टी खबर ना बने तब तक मजा नहीं आता, वो तो आपको पता ही है। जी। इसके बाद आपने क्या किया? टेस्ट के बाद आप डायरेक्ट CA मूवमेंट में बहुत नहीं, ज्यादा उससे अच्छे पहले थे। हमारा NRC आंदोलन चला TISS के अंदर, दलित और आदिवासी बच्चों के वो दलित और आदिवासी आपने ज्यादा पकड़ के चले थे, और माइनॉरिटीज दलित और आदिवासी। नहीं असल में स्पेशल रीजन ये क्या आपने सोचा था 10 साल बाद आप इलेक्शन लड़ने वाले में? ऐसी तैयारी थी या एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि नहीं यार ये जुल्म होता है? जुल्म जिस पे होता है उसकी आवाज उठाना चाहिए, ठीक है। हजारों साल से शिक्षा से दूर रखा गया था। आर यू ऑल्सो विक्टिम ऑफ ये सब चीज? यार मैं अपने आप को कभी विक्टिम नहीं मानता, पता नहीं क्यों मेरे नहीं, अंदर। जैसे भेदभाव में दलित और माइनॉरिटीज के मेरे साथ साथ होती है। कभी बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं हुआ, ये मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस। तुम होने नहीं देते हो? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे होता भी है तो आंदोलन उससे कुछ कर लेते सीख नहीं, उससे कुछ सीख के निकल जाता हूँ, जी जी। ठीक है। मैं थोड़ा हिकमत अमली वाला व्यक्ति हूँ, आराम से चीजें जो है लेकिन। CA NRC में आप कैसे बहुत एक्टिव थे? बॉम्बे में भी आप यार आए मुझे थे, याद है मुंबई बाहर। CNRC के चक्कर में ही तो मेरी शादी हुई स्वरा से, मैं बताऊंगा। वो आएंगे बात, बताएं मुझे। बेसिकली क्या था कि आजाद मैदान मैं में एक्टिव था प्रोग्राम हुआ था। बहुत। जी जी। नहीं आजाद नहीं सर, अगस्त क्रांति मैदान, आप भूल जाते हैं। 19 नहीं, दिसंबर आगाज मैदान में भी उनका एक प्रोग्राम हुआ था। सबसे पहली मुलाकात हाँ, हमारी वो आपकी- 19 वो तो बात पे आएंगे, ठीक तो है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा था आपको कि कहीं ना कहीं जो CNRC का जो आप आंदोलन बता रहे हैं वो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं बॉम्बे में एक्टिव था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था। मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आई कि बेसिकली कि आपको एक बिल आ रहा है कैब नाम से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था उस वक्त, वो बाद में वो एक्ट बना। यार ये बहुत, तब तक मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो कनन गोपीनाथन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे कनन ने बोली कि ऐसा ऐसा होगा, और वो पूरे देश में जाके कनन IAS ऑफिसर, इसकी बात करें, ही इज एन IAS ऑफिसर, क्योंकि उसका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया, बेचारे को लटका रखा है। तो खैर वो बेचारा कतई नहीं है, और दुनिया में जो बेहतरीन इंसान होते हैं उनमें से एक आदमी है। मेरी जिंदगी में 2 ऐसे इंसान हैं जो मुझे बेहतर इंसान बनाते हैं। एक का नाम है कनन गोपीनाथन, दूसरे का नाम है स्वरा भास्कर। जब मैं इन लोगों को देखता हूँ ना, मतलब पहले ऐसा लगता है ना जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट, अच्छा ये इस मुद्दे पे ज़्यादा बोल रहे हैं, कोई तो कारण होगा, कहीं से तो फंडिंग आ रही होगी। हाँ, ये तो सबके दिमाग में आता है। अपनी बीवी को रात के 3 बजे फ़लस्तीन के लिए रोते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार वो बाई रोड फ़लस्तीन गई है अपना डेथ वारंट साइन करके, बाई रोड। स्वरा कभी की बात है? 2013 की। अच्छा, मगर उस टाइम इतना नहीं था। क्यों नहीं था यार? फ़लस्तीन, यही तो सर बात है। मतलब अब मीडिया नहीं सर, अरे उससे पहले भी बहुत हुआ है फ़लस्तीन के ऊपर, पुराना इतिहास है। और क्यों नहीं था? तब भी पूरा गाजा के बॉर्डर्स को सील कर रखा था, तब भी इसी तरह से इजराइल जो है गुंडागर्दी कर रहा था। पहले सर सोशल मीडिया नहीं था, हाँ, पता नहीं चलता था, अब चीज़ें पता चलने लगती है। कैसे देखते हो आप CA NRC को? मैं ऐसे देखता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर, आज़ादी के बाद इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन, जीत हुई मुसलमानों की, माइनॉरिटीज की जीत भी हुई, बिल्कुल जीत हुई। NRC का नाम लेने वाले नहीं है जो क्रोनोलॉजी समझाते थे, देश के अमित शाह जी। हाँ, देश के होम मिनिस्टर साहब हमेशा क्रोनोलॉजी बताई, ऐसा होगा ऐसा। NRC का है जी, तो गायब भी कर दी उन्होंने। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हर गली में, हर नुक्कड़ में अंग्रेज़ी में बात करने वाले, और ऐसे अंग्रेज़ी ही नहीं हर भाषा में बात करने वाले लीडर्स पैदा हुए। आपने देखे होंगे मुंबई बाग में आपको ऐसे ऐसे लोग दिखते थे,
और क्या वो शानदार लेडी लीडर थे। एक्टिविस्ट थी ना जो एडवोकेट थी, क्या नाम था, वो भी बहुत सादिया, सादिया नहीं, एक नॉन मुस्लिम थी, और वो बहुत ही लारा, बहुत सारे लारा। बहुत ही सारे लोग थे जो वो उभर के आए, एक आंदोलन उभर के आया, ऐसा लगता था कि इंडिपेंडेंस का आंदोलन है। जब वहाँ बैठते थे, जो नारे लगते थे रात भर, आप भी आते थे और इससे ये भी समझ में आया, एक चीज और समझ में आई कि इस देश का मुसलमान चाहता है कि उसके हाथ में तिरंगा और संविधान हो। बेशक हाँ, ये जो हमको खासतौर एंटी से नेशनल बनाया ये था। जो मतलब आरएसएस विचारधारा के, नफरती विचारधारा के लोग जो ये कहते हैं ना कि एंटी नेशनल बनाने की कोशिश की जाती है, नहीं, मुसलमान चाहता है कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, ये उसके एस्पिरेशंस हैं। और एक बात पूछना था कि मुसलमान जो है वो तकरीबन 20 करोड़ है, तकरीबन है 20-22 करोड़ है, जनगणना नहीं हुई है। आप मुसलमान को माइनॉरिटी समझते हो कि वी आर द सेकंड मेजॉरिटी इन इंडिया? यार ये ना, ये बेफालतू की डिबेट है। इस डिबेट का अब मान लीजिए कि आपकी जितनी भी सारी मुस्लिम पार्टीज है वो तो माइनॉरिटी पे लड़ती है। देखिए, मैं तो ये आपको सवाल बहुत बहुत फालतू नहीं है, बहुत एक इंपॉर्टेंट है। शब्द है ये। हाँ, इस शब्द के मायने क्या है, मुझे आप ये बता दीजिए। आप ये बताओ कि अगर मान लो एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है, 6 बच्चे कहते हैं पिकनिक पे जाना है, 4 बच्चे कहते हैं पिकनिक पे नहीं जाना है, तो आप क्या कहेंगे कि माइनॉरिटी वोट ये कहता है कि पिकनिक पे नहीं जाना है, और मेजॉरिटी वोट, आप इसी शब्द का तो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मुसलमानों को मत बोलो माइनॉरिटी, उससे क्या बदलेगा? वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, बोल दो, क्या तो फिर बदलेगा? जो ये जो क्या सरकारी बदले? क्या वो हमारे बदलेगा क्या यही हमारे है। एक सेकंड, क्या हमारे इलाकों में बेहतर स्कूल हो जाएंगे? क्या हमारे इलाकों की सड़कें जो बेहतर बच्चे की होंगी? जो सिलेक्शंस होते हैं, जो बड़े बड़ी पोस्टों पे सिलेक्शंस होते हैं, वो माइनॉरिटी की बेस पे भी होते हैं ना सर। कहाँ होते हैं? हर जगह होते हैं, माइनॉरिटी पे बताओ, 5% में एक दे देते हैं। कहाँ पे? आप ही के नेता जो थे समाजवादी पार्टी के, वो हमेशा खाली माइनॉरिटीज की वो बात करते, मांग 5 ही करते थे। परसेंट में ही अरे हमेशा साहेब, आइडियोलॉजी यही रही। साहेब वो सर, मांग हमेशा- करते थे। कौन सा हमेशा- रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में? कौन सा रिजर्वेशन था? कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो मांग है उनकी यार। ये बस 5 ही दो, 20 क्यों नहीं मांगते थे? ऐसा है, आप हिस्ट्री पढ़िए, इस आंदोलन की हिस्ट्री ये कहती है कि मोटे मोटे तौर पे 11% आबादी है, उसमें ये तो बताया जाता है 11%, 11% तकरीबन 20% है आबादी मुसलमान। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र के आंदोलन और महाराष्ट्र के उस हाँ, अभी तो आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि अपन महाराष्ट्र से यहाँ पर नहीं, सर, इलेक्शन मैं लड़ पूरे रहे हैं। देश और दुनिया की बात करता हूँ। बस ये है कि पहली बार 2012 के बाद कोई ऐसा चुनाव है जिसमें किसी भी प्रदेश का चुनाव होता था उसके बारे में पढ़ता था, लिखता था। पहली वही बार मैं ये पूछना चाह पहली रहा बार हूँ, मुझे ये भी किसी नहीं को सपोर्ट करना, आपने हर एक कन्हैया कुमार तक के साथ आपने जो है नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे आपने पॉलिटिक्स की, और अभी खुद खड़े रहने में कितना डिफरेंस है? मुझे ये लगता है कि किसी को चुनाव लड़ाना आसान है। ज़्यादा आसान है, ठीक है। उसका कारण ये, तब आपका दिमाग चल रहा होता है, आपके पास आइडियाज आ रहे होते हैं। अब का रूटीन ऐसा है, अब मालूम है मेरे पास दिमाग कब से, जैसे मैं जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करता हूँ, वैसे मैं अपने ज़्यादा अपोनेंट्स को स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, मैं जितनी भी मीटिंग्स करता हूँ इंपॉर्टेंट, वो सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक करता हूँ, और रात को या तो फिर 2 बजे तक करता हूँ। ये 2 घंटे का 1.5 घंटे का मेरा वक्फा होता है जिसमें मैं सोता हूँ। असल में मैं इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रही, ये चुनाव मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे पहली बार मौका मिलेगा लोगों के लिए काम करने का। ये मेरा शौक़ है सलीम भाई, मुझे पैसे का कोई शौक़ नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट का कोई शौक़ नहीं है। आप कहोगे मैं बदल सकता हूँ राजनीति के बाद, लेकिन जब भी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तो ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे दिल को नरम रखना। पता नहीं क्यों, ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। अच्छा, आप रहने के कहाँ हो? धारावी में? वोटर्स कहाँ के हो आप? नहीं, ऐसा है कि मेरे पास देखो अपना कोई घर तो आज भी नहीं है बॉम्बे के अंदर। शायद अगर आपने एफिडेविट पढ़ के आए हो तो टोटल एसेट वैल्यू तो निकालना पड़ता है ना भाई। हाँ, अच्छा है ना, ग्रिलिंग रिसर्च के करनी लिए चाहिए ना। जी। 1 लाख समथिंग मेरी टोटल वैल्यू है जी। तो मेरा एक रिश्तेदार लगता है दूर का, मैं उनकी एक वो थी, क्या नाम है, धारावी के अंदर, उसमें मैं उनके यहाँ रहता था जी। तो तब मुझे लगा कि यार एक इलेक्शन था यूपी में, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फ़्लाइट लेके जाऊँ और बुक करूँ, बट मुझे लगा यार वोट तो मुझे देना है। तो फिर मैंने आनंद फानंद में जो है अपने दोस्त के यहाँ पे, मेरे दोस्त का रिश्तेदार है वो, हाँ, एग्रीमेंट था मेरा, मैंने उसको झट करके करा दिया। हाशिम भाई साहब से कैसी मुलाकात, समाजवादी में कैसी एंट्री हुई? आसिम भाई असल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं। आसिम भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक होटल है लजीज होटल, तो वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, अक्सर हम रोज वहाँ को जाते थे, तो हमने बाहर देखा कि आसिम भाई एक चर्चित चेहरा थे, तो पहली बार उनसे वहाँ मुलाकात हुई थी। कब हुई हमने थी? कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, ये होगी 2017 की बात, 16 की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, और
कि अलीगढ़ में अपने सीनियर्स को 90 डिग्री का सलाम करना पड़ता है, बट वो नहीं किया था। तो खैर, तो मैंने उनको बोला, मैंने मिला, हमने कहा अलीगढ़ के, वो बड़े खुश हुए बड़े, और आपको ही मालूम है। वो जानते नहीं थे आपको, क्योंकि आप तो इतने आंदोलन कर चुके थे। नहीं, मैं 2016 की बात 16 की बात कर रहे जी। 16 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कैजुअल मुलाकात थी। बहुत कैजुअल मुलाकात थी। उसके बाद फिर ये हुआ आंदोलन हुआ टिस में, तब मैं आसिम में फ़ोन करता था, तो वो लेटर इट वाज लाइक एन एक्टिविस्ट, और वो नेता में बात हो रही है वैसे हो रहा बस था। बस उस टाइम कभी ऐसा नहीं था कि मैं हाशिम भाई को फॉलो करूँ या मैं उनकी पार्टी में जाऊंगा। कभी नहीं। असल में मैं जब आसिम को नहीं जानता था, उससे पहले अखिलेश यादव जी को जानता था। मुझे बड़ा वक्त लगा था अखिलेश यादव जी का जुनून अपने सर से उतारने में, क्योंकि हुआ ये था कि मैं देवरिया गया था जियाउल हक हत्याकांड में। तो हम लौट के आ रहे थे, तो अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि हमने वहाँ मीडिया के सामने सपा सरकार की ठीक ठाक जो है उस वक्त क्रिटिसाइज किया था, तो जब हम लौट के आ रहे थे, तो उस लौट के आने के वक्त हमें अखिलेश यादव जी ने लखनऊ उतार लिया था। और जब हम उनसे मिलने उनके घर गए, तो वो मुख्यमंत्री होने के बाद ही दरवाजे पे खड़े थे, हमको अंदर लेके गए, बातचीत हुई बहुत सारे इशूज़ पे। हमने उनसे जो जो चीज़ मांगी उन्होंने दे दी। अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा था, उनके ही जिनका देहांत हो गया था। उसके बाद ये होता है कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमें दरवाजे तक छोड़ने आता है, और अपनी फ्लीट की एक गाड़ी हमें दे देता है। अरे यार, ये तो इन लड़कों के पास गाड़ी नहीं होगी। फिर दोबारा जब उनसे मिलता हूँ, तो वो मुझे मेरे नाम तो यही वहीं से आपको इंस्पिरेशन आया कि यार ये पार्टी ज्वाइन करना था। आई डोंट नो रियली, मुझे असल में तो एक ऐसी आर पार्टी यू एन एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन? हाउ कैन आई बी एन एक्सीडेंटल मतलब जैसे पॉलिटिशियन आप व्हेन आई एम डूइंग पॉलिटिक्स सिंस क्लास 11th? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पॉलिटिशियन जो आप जो बनने जा रहे हैं, अभी समझो ये जो स्टेज है आपका, ये पीएचडी लेवल का स्टेज है पॉलिटिशियन का, तो आप एक एक्सीडेंट से चले गए, एक्टिविस्ट में मजा आपको आ रहा नहीं, था? मैं हमेशा से राजनीतिक व्यक्ति हाउ था। यू केम टू पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी? यार असल में पॉलिटिकल पार्टी हमने सुना है कि रईस शेख ने आपको वहाँ पे लेके आए थे पॉलिटिकल पार्टी में, नहीं, पॉलिटिक्स में आपको ज्वाइन असल में करने के मुझे लिए रईस भाई से सबसे पहले आसिम भाई ने मिलाया था। अच्छा, उल्टा हाशिम भाई ने हाँ, मिला? सबसे पहली बार, क्योंकि मुझे याद है कि एक सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था जी। बॉम्बे का। सबसे पहला प्रोटेस्ट सीएनआरसी के खिलाफ आसिम भाई ने लिया था। तो उसमें क्या होता है कि वो मेरी उनसे बात होती है, और वो सऊदी में थे, तो उन्होंने कहा यार हमारा एक विधायक है रईस शेख, तुम जाके उनसे मिल लो और प्रोग्राम थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज करने में हमारी मदद करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मिल लूंगा। तो मैं और कनन दोनों गए थे उनसे मिलने के लिए और चर्चा करने। तो मुझे तो रईस भाई से आसिम है। व्हेन यू एंटर्ड पॉलिटिक्स, एक्चुअल पॉलिटिक्स, वो तो आप एक्टिविस्ट के हिसाब से अभी हाल फिलहाल 22 में। 22। तो ये रईस भाई ने आपको लॉन्च किया, ये बात सही नहीं है? सबका ये कहना है कि रईस शेख ने फवाद अहमद को लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया? समाजवादी में। हाँ ठीक है, अगर सबका कहना है तो जिससे हमारे नेता खुश होते हैं उससे हम भी खुश हैं, ठीक है। उसमें आपका क्या है? कहना है? नहीं, मुझको लगता है कि मुझे आसिम भाई ने बोला और पूछा, और मैं आसिम भाई को कभी मना नहीं करता। अच्छा, जो हाशिम भाई और रईस शेख के बीच में जो डिफरेंस आया, क्या वो फवाद अहमद था? क्या डिफरेंस आया? जो भी उनके बीच में टकराव हुआ या रईस शेख छोड़ने गए, तो क्या फवाद अहमद की जो पॉपुलैरिटी थी, जो फवाद अहमद में एकदम हर चीज़ में एक्टिव हो रहे थे, क्या दैट मेक्स अ डिफरेंस के ये जो आप आगे बढ़ते गए और रईस शेख को आपने पीछे तो नहीं कर दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि बात ये चली थी सब जगह और मेरे बीच कि में द डिफरेंस बिटवीन रईस शेख एंड ये यहाँ पर वो फहद है। नहीं, ये बातें कहाँ से आती है मुझे खुद भी जानकारी नहीं है। आती तो है ना? हाँ आती है ना? हाँ, लोग बोलते हैं इस चीज़ जी को। जी, तो वही क्लियर कीजिए आप। उसमें क्या क्लियर है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्लियर करने जैसा कुछ है नहीं। मेरे नेता वो आसिम आदमी साहब है, मुझे इतना पता है। और मतलब कि मेरे नेता वो आसिम आदमी साहब थे उस वक्त, और आज भी मैं उनको नेता मानता हूँ अपना, ऐसा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की मुझे ज़रूरत है कि क्यों लगता है ऐसा और क्यों नहीं लगता। एक्सप्लेनेशन नहीं, बात क्लियर करने का। हमने आपको पहले बोला कि हमारे स्टेज से जो बात चलती है, हवा में चलती है, उसको हम ला के सामने रखते हैं। आपको क्लियर करना है, क्लियर कर सकते क्या क्लियर चाहिए? वही कि आप और रईस शेख और अबू हाशिम आज़मी के बीच में जो दरार थी, उसका ज़्यादा नहीं, एडवांटेज फहद आज़मी ने भी लिया है। फहद अहमद, क्या एडवांटेज लिया? फहद अहमद ने लिया है। क्या मतलब ये एडवांटेज? थोड़ा सा हाशिम भाई के नज़दीकी जाने के लिए। नहीं, मैं तो आसिम भाई के बहुत पहले से नज़दीकी हूँ भाई। आसिम भाई जिस तरह रिस्पेक्ट और स्पेस आसिम भाई ने मुझे दिया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप हाशिम भाई के साथ थे, हाशिम भाई की पार्टी छोड़ के आपने एनसीपी ज्वाइन की, अजीत पवार। आप आसिम भाई का बयान सुनिए। उन्होंने ये बात बोला है मेरे टिकट अनाउंस होने से पहले। मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा। उन्होंने कहा है हाशिम भाई कर रहे बहुत अच्छे लीडर हैं, आपने वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से टिकट ले लिया। मुझे उनके कहने पे गया हूँ मैं अपने ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? अरे वो अपनी पार्टी छोड़ के। ऐसा है, सुनिए सर, इसका मतलब आप अभी बम्बई में व्यस्त हैं। आप उत्तर प्रदेश चलिए मेरे साथ। इलाहाबाद के अंदर सांसद कौन है आप वो देखिए, और वो किस पार्टी के थे वो देखिए।
जब देखिए ये मेरा सिंबल बदलना, मेरा चुनावी उम्मीदवार के तौर पर उतरना, ये सब महत्व नहीं रखता। मुझे टिकट मिलना ये दर्शाता है कि ना पार्टी महत्व रखती है ना सिंबल महत्व रखता है। मगर आपको तो छोड़ना पड़ा ना एक पार्टी, पार्टी नहीं छोड़ते तो आपको वो टिकट नहीं मिलती। और ये पॉलिटिक्स लोग जानना चाहते हैं, दैट इज राइट, कि फहद अहमद के लिए हाशिम भाई ने मंच पे खड़े रह के हाँ। सुप्रिया सुले जी से कहा था कि इस लड़के को टिकट दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी। ये पॉलिटिक्स नहीं, हमारा मुद्दा बड़ा है सर। हमारी पॉलिटिक्स ये है कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ धोखा करने वाले लोगों से बदला लिया जाए। मुद्दे जब बड़े होते हैं तो ये व्यक्तित्व चीजें मायने नहीं रखती। ऐसा तो नहीं हाशिम भाई और आपका पहले ही प्लान बन गया कि एक काम कर तू एनसीपी से लड़ ले, और फिर बदलते यहाँ से तो वापस वहाँ जाते ही है सब लोग, इधर से उधर जब मारते कैसा। आप ज्यादा सोच रहे हैं मुझे लगता है। नहीं नहीं, मैं लोगों की बात करने का हाँ, ऐसा तो ये नहीं आप है ज्यादा- वापस एनसीपी के बाद वहाँ तो नहीं चले जाओगे। कौन आप नहीं चले? अगर आप एनसीपी से विधायक बन के हाँ। आते हो हाँ। तो वापस तो हाशिम भाई की पाले में नहीं अब मैं अभी तो यही कहूंगा कि बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे। आप मुझे मौका दीजिए। जो काम मेरे लिए सुब्रता सोले जी ने किया है, जो शरद पवार साहब ने किया है, वो मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। तो कोई हाशिम भाई से कोई गिला नहीं, मतलब हाशिम भाई, क्योंकि जब हाशिम भाई 5 सीट मांग रहे थे खुद के लिए, उन्होंने कभी आपकी बात नहीं की। नहीं, खाली आप- यही बोलते थे शरद पवार जी को कि इसको दे दो, सुप्रिया जी इसको दे दो, इसको दे दो यहाँ से एनसीपी। ऐसा क्या है फहद में, क्या हाशिम भाई अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से दिलाएं? उनका दिल बड़ा है। उनका ये कहना है कि अच्छा कैंडिडेट है और अगर इसको टिकट मिलेगा तो काम करेगा, इसको कहीं से भी लड़ाना चाहिए, उनका ये मानना है। अच्छा, नवाब मलिक जी जब यहाँ पर आके लगे, क्या आप वजह थे उसके? मैं तो उनके बाद में डिक्लेयर किया ऑलमोस्ट कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, आप वहाँ तो जाते थे ना, कैनवसिंग करते थे, जहाँ लोगों से मिलते थे। आप पिछले इसके डिक्लेयर होने से पहले से थे। तो पहले होने से मतलब क्या है? हाशिम भाई ने कहीं नवाब मलिक आपकी वजह से तो नहीं हाशिम भाई के सामने लड़ने खड़े हो गए? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नवाब भाई ने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। उनको पता था वो अणुशक्ति नगर हार रहे हैं। कैसे? देखिए मैं क्या एनसीपी जो अजीत पवार पार्टी है, जो अजीत पवार की पार्टी को आप क्या समझते हैं एनसीपी? मैं यही समझता हूँ कि वो बीजेपी के साथ अलायंस में है, और जो भी पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में होती है उसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो लोग देश में और महाराष्ट्र के अंदर समाज को तोड़ने का काम करते हैं, गैर संवैधानिक काम करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ किसी ना किसी लेवल पे नफरत और हिंसा फैलाने का तो काम आप जो अपना चुनावी मुद्दा है उसमें ये बनाएंगे कि भाई ये नहीं, बीजेपी मुद्दा पार्टी है? मुद्दा मैं बनाऊंगा क्यों? ये मुद्दा है। क्या आपको लगता है मुझे सना से कोई दिक्कत है? नहीं, वो मेरी बहन है। क्या आपको लगता है नवाब भाई की मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूँ? नहीं, मेरे सीनियर है। मेरा एक ही मुद्दा है, और ना मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जो हालात, लेकिन मुद्दे की बात अगर मैं ये कहूँगा, जो हालात पिछले 10 सालों में नवाब भाई ने बनाए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, क्या क्या आपको लगता है, क्या देखा आपने? पिछले 10 साल में कोई स्कूल बना, पिछले 10 साल में कोई हॉस्पिटल बना, पिछले 10 सालों के अंदर कोई लाइब्रेरी बनी, जबकि स्लम इलाकों में लाइब्रेरी होना मस्ट है। लोगों के घर होते हैं 200 200 150 स्क्वायर फीट के। ये तो इल्जाम आपके जो लीडर है अबू हाशिम आजमी पे भी लगा कि नहीं, मैं भाई, तो अब एनसीपी का नहीं नहीं मैं बात प्रवक्ता बता रहा हूँ। हूँ कि मैं ठीक है ना, देखिए मैं अभी एनसीपी, ये तो एक हर चीज हर मुद्दा नहीं, बना ऐसा नहीं होता है सर। वहाँ जाके आप लाइब्रेरी देखिए, वहाँ जाके डायलिसिस सेंटर चलता है, पर्सनल पैसे चलाते हैं आसिफ भाई। वहाँ जाके आप देखिए कि किस तरह से हेल्थ सेंटर जो है बनाया जा रहा है। आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। पानी को जो है आप किसी पानी के ही किसी और केमिकल फार्मूला से कंपेयर करेंगे तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप पानी को आप आयरन से कंपेयर करोगे तो कैसे चलेगा? तो आपको लगा कि अणुशक्ति नगर के लिए ये नवाब मलिक है नहीं, क्या ये रीजन आ सकता है कि अजीत पवार की पार्टी में गए इसलिए वोटर्स उससे नाराज हो जाएंगे? आप तो लोगों से मिल रहे हो, क्या क्या नहीं, वहाँ पे क्या मैं तो situation यही है? बोलूंगा कि मुझे नाराज लग रहे हैं, लेकिन आप जाके माइक, आपने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा कि अणुशक्ति नगर के क्या हालात हैं उसको लेके। साहब, आज भी पानी नहीं है अणुशक्ति नगर में। हम दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल में रहते हैं। आप जाइए सेक्टर डी में, हम एक फहद नेशनल पॉलिटिक्स की बात करने वाला, ये कहाँ ये महाराष्ट्र में एक अणुशक्ति नगर में पानी और इसकी बात कर रहा है? ये लॉजिक समझ में नहीं आई, क्योंकि हमेशा से आपकी जो बातें रही राजनीति है का मकसद क्या होता है? लोगों की जिंदगी कि ये बेहतर आप इसको करना। शुरुआत बना रहे हो यहाँ से किस बात की शुरुआत? नेशनल पॉलिटिक्स में जाने की। मैं तो हमेशा से नेशनल पॉलिटिक्स में रहा हूँ। तो आप यहाँ पर एक महाराष्ट्र की एक छोटी सी सीट पे आके आप, छोटी सी सीट क्या होती है यार? विधानसभा होता है। ये क्योंकि कैसे आपका चल रहा है? फॉर्म भरने के लिए कन्हैया कुमार जी आए थे सर। हाँ, तो दोस्त है, कॉमरेड है, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, फहद अहमद जो है कि एकदम इतना पढ़ा लिखा कि उसकी डिग्री भी समझ में नहीं आती है। मैंने अभी आप एक नॉर्मल लड़के को बोलेंगे या किसी की भी इतना पढ़ा लिखा कि पीएचडी इन ये कर रहे हैं वो कर, जो नॉर्मल एक बच्चों को नहीं समझ में आती। तो इतनी पढ़ी लिखी जो चीज़ है आपकी, जो क्वालिफाइड जो चीज़ है, जो नेतागिरी आपकी जो पहले से चली हुई आ रही है, तो वो अणुशक्ति नगर जो थोड़ा सा एक
पिछड़ा इलाका है या बहुत कम है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो वो लोग फहद को कैसे ले रहे हैं? वो फहद को ये ले रहे हैं कि ये जुनूनी आदमी है, इसने अपने जुनून से पहले भी काम किया है, और मैंने लोगों से साफ साफ कहा है कि मुझे लोगों से मिलने में मज़ा आता है, मुझे लोगों से बैठने में मज़ा आता है, उनसे बात करने में मज़ा आता है। तो आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके बीच का हूँ। नवाब भाई के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनसे मिलने के लिए 4-5 लेयर्स थी। ठीक है, पहले उनके किसी बेटे से मिलो, फिर उनके भाई से मिलो, फिर उनकी बेटी से मिलो, फिर उनको अच्छा लगेगा तो उनसे मिलोगे। फहद क्या है, अभी भी लोग परेशान रहते हैं कि ये टिकट फहद के नाम पे मिली है, सोहराब अस्कर के पैसे के कॉन्टेक्स्ट की वजह से मिली है? आप स्कूल पढ़ पाए और आपने तरक्की की अपने बाप की वजह से या फिर अपनी माँ की वजह से। परिवार परिवार होता है, वो मेरी ताकत है, मैं उसकी ताकत हूँ। हाँ, बस ह्यूमर्स ऐसी थी कि जो आपको टिकट दिलाना है, जो शोएब के खेमे से सुप्रिया सुले जी से, वो सोहराब अस्कर का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ हर हस्बैंड यार। किसी की बीवी इतनी जबरदस्त इंसान हो, पावरफुल नहीं, जबरदस्त इंसान हो। देखिए, सुप्रिया ताई सुले जी मुझे 2017 से जानती है। क्यों? क्योंकि जब हम टिस में आंदोलन कर रहे थे तो वो हमें दिल्ली लेके गई थी। तो ये हम टीम है। मतलब आप ये तो वही वाली बात हो गई कि आप मैच इसकी ये तो पब्लिक को बता रहा हूँ, पब्लिक को बता रहा हूँ कि देखिए, लेकिन सना ने, मेरी बहन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पता नहीं उसका सलाहकार कौन है। उसने कहा कि नवाब मलिक की बेटी होना अच्छा है किसी अभिनेत्री के पति होने से। अरे यार, तुम महिला हो, हमारे देश में महिलाओं को जाना कैसे जाता है? सलीम भाई की अम्मी, हाँ, उनका भी कोई नाम होता है। मेरी अम्मी को कैसे बुलाएंगे कि फहद की ज़िरार भाई की बीवी। इस देश के अंदर महिलाओं का नाम नहीं है। तो ऐसे वक्त में एक महिला अगर महिलाओं को डिनाउंस करे तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। क्या लगता है आपको, ये जो अनुशक्ति की लड़ाई है, ये फहद वर्सेस नवाब मलिक है कि सोहराब वर्सेस सना मलिक है? ये संविधान वर्सेस गैर संवैधानिक ताकतें हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता वर्सेस ये जो खोखे सरकार है वो है। सर, विचारधारा में मुद्दे मायने रखते हैं। विचारधारा जो है की जो मजबूती होती है वो मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कौन कैंडिडेट। और मेरी लड़ाई तो है ही नहीं सरा से, मेरी लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ है। जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं पार्टी के, जैसे कि समाजवादी के पार्टी के थे, एनसीपी के हैं, सबके रहते हैं, तो वो कैंडिडेट को कैसे समझाओगे कि मैंने समाजवादी नहीं छोड़ा हूँ भाई, मैं मतलब ये आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं, आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, मैंने समाजवादी की, तो ये आपको फिर आपको वहाँ पर उनका साथ कैसे मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं उनके कहने पे गया हूँ। अखिलेश यादव जी ने मुझे फोन करके ये बात बोली थी। क्या आप कहा था? क्या आपको बिल्कुल मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, वो भी अपने परिवार की तरह पार्टी है, सेम आइडियोलॉजी की पार्टी है, तुम जाओ चुनाव लड़ो और मजबूती से जीत के आओ। उन्होंने मुझे दुआएं दी। क्या लगता है आपको, आप कहाँ पर खड़े हो? आज के 10-12 दिन बाकी है, आप कहाँ खड़े हो? कौन सा नेता ये कहता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं? वो तो मैं तो हमेशा एक ही बात करता है नेता, हम तो जीत रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी लगन के साथ मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है जो भी फैसला होगा वो हमारे कौम के लिए बेहतरमंद होगा और इलाके के लिए बेहतरमंद होगा। आप अभी बीच में अपनी वीडियो देखा, आप रो रहे थे यार। पता है, मैं बहुत ही जज्बाती आदमी हूँ, और याद रखना, जिस व्यक्ति के जज्बात होते हैं ना, लोगों का काम भी वही कर पाता है। मैं वीक मोमेंट में नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो गया था आपको? रोना क्यों? नेशनल टीवी पे आप रो? ऐसा था कि पहले तो याद रखिएगा कि आंसू जो है वो कभी कमजोरी का साइन नहीं होते। ये हमें गलत शिक्षा दी गई है। जब मैं देख रहा हूँ कि मेरी हिंदू बहनें रो रही हैं वहां खड़े होके, मुस्लिम बहनें रो रही हैं, क्योंकि पूरे जगह हल्ला करा दिया गया, पता नहीं किसके द्वारा, शायद आपको ही मैसेज आया था, आप भी बहुत परेशान थे, मुझे याद आ रहा है। उस वक्त मैं आपका फोन नहीं उठा पा रहा था। सब जगह किसी ने हल्ला करा दिया कि मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर, लोग रोने लगे, ये क्या हो गया। जो लोग जज्बात, लोग मुझे ना ऐसी निगाहों से देखते हैं कि मुझे जिम्मेदारी का, बहुत परेशान हो गए थे, उन्होंने परेशान कर दिया। ये तो छोटा सा दाव था। नहीं, मैं परेशान नहीं। आपको एक वक्त ऐसा लगा? मुझे किसी भी वक्त ये नहीं लगा मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो रहा है। क्या प्रॉब्लम थी आपके नॉमिनेशन में? मेरे नॉमिनेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी भाई। मैंने एक एफिडेविट दिया था, 3 टोटल आपने एफिडेविट दिए थे, दो आपके इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस ये कहती है कि एक कैंडिडेट 4 एफिडेविट दे सकता है, उसमें से जो बेस्ट हो वो एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म हो गई। सिंपल। तो इतना सिंपल। अब तो तब आप क्यों रोए कि नहीं यार, लोगों ने मुझे परेशान कर दिया? दबाव बहुत बनाया गया। क्या दबाव था?
मुझे ऐसा जानकारी मिली, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे उन्होंने वही फैसला लिया जो बाबा साहब का अभी संविधान जब है। आपका रोना नेशनल टीवी में आया है, तो लोग जो आपके अनुशक्ति नगर के वोटर है वो क्या समझेंगे? वो ये समझ नहीं सकते कि भाई ये तो रो रहा है, ये तो खुद ही रो रहा है, ये हमको क्या संभालेगा? अगर मेरा सपना है कि अणुशक्ति नगर को मुझे बदलना है, क्या बदलोगे आप? हाँ, स्कूल लाऊंगा। आपको बेसिक लगता है, क्या डेवलपमेंट करेंगे वो इसलिए पूछा। हेल्थ की फैसिलिटीज लेके आऊंगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 3 बड़ी कंपनियां हैं, RCF, HPCL और एक टाटा पावर हुआ या BRC हुआ, लेकिन हमारे इलाके के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। सबसे पहले स्किल सेंटर खोल के उन लोगों को रोजगार दूंगा। नहीं, मगर ये सब जो कंपनी इसके लिए तो हाईली स्किल चाहिए ना, लोकल लोग को तो नहीं रख सकते ना। ऐसा नहीं होता है सर, देखिए कई तरह की जॉब होती है, कुछ IITians भी चाहिए होते हैं, कुछ स्किल्स बेस्ड लोग भी चाहिए होते हैं। मैं क्या करूंगा, एक स्किल सेंटर खोलूंगा, जो उनकी डिमांड है उससे यहाँ पे सप्लाई को जो है प्रोड्यूस करूंगा, दैट्स इट। डेवलपमेंट में और क्या करेंगे आप? देखिए वहाँ पे बहुत काम बाकी है, वहाँ पे आज भी लोगों को पानी मैसर नहीं है। आज भी जिस परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं कि किसी भी दिन जो है महाराष्ट्र नगर में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ तक पानी भर जाता है। तो पूरे महाराष्ट्र का, पूरे मुंबई का हाल है। नहीं ऐसा नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, आप वहाँ के हालात देखिए। पीने का पानी नहीं आता सर, भारत नगर में पीने का पानी नहीं अरे आता। क्या क्या रीजन है कि अनुशक्ति नगर में हाई राइज बिल्डिंग नहीं दिखती है? क्यों ऐसा? सब लोकल तो नहीं, लोकल असल में उसका कारण नेवी का बेस भी होना है, क्योंकि नेवी की गाइडलाइंस जो है ना वो बहुत ही क्रूशियल होती तो है। फिर डेवलपमेंट कैसे आप करोगे? मतलब लोकल में ही कर दोगे? हाई राइज टावर की तो बात ही नहीं कर सकते वहाँ पर। नहीं, वो हाई राइज टावर की बात करे भी क्यों कोई? ये होता है ना डेवलपमेंट में, अगर करे, आदमी जिसका जिसको करना है कर सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है आपको ये जो आपका जोन है, जो सिक्योर जोन कहा जाता है इसको, आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट में इसमें आएगा? क्योंकि हर चीज़ खोलने के लिए आपको वहाँ की परमिशन लगती है। हम्म, तो कौन सी चीज़ कहीं में आएगी? कोई भी चीज़, कोई भी आपको कुछ नया कुछ खोलना है तो उसके लिए आपको BIS की परमिशन लगती है। हाँ, तो बिल्कुल परमिशन ली जाएगी ना, हम तो संवैधानिक लोग हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। नहीं, डेवलपमेंट की आदमी बात करता है तो डेवलपमेंट में आदमी में ध्यान में आता है कि हाँ यार बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े रोड्स होंगे, हाँ। तो बट इट कम्स अंडर दिस नो PRC। हाँ, तो लेकिन और भी बहुत सारा पट्टा है, विष्णुनगर का पट्टा है, भारत नगर का पट्टा है। अणुशक्ति नगर का मतलब सिर्फ चीता कैंप नहीं है। चीता कैंप दिल है अणुशक्ति नगर का, लेकिन उसको आंखों की भी जरूरत है, हाथों की भी जरूरत सही बात है। आते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ पे, जो बहुत ही आप फहद अहमद जो है और आपकी जो शादी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में रही। है। क्यों? वो तो आपसे पूछ दे क्यों मैं आपसे controversy में पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं रही? कंट्रोवर्सी? चलो शुरू करते हैं। कैसे मुलाकात हुई स्वरा भास्कर से आपकी फर्स्ट? स्वरा भास्कर से मुलाकात हुई 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर सन 2019 को, अच्छा। CNRC के प्रोटेस्ट में सबसे पहले। कौन सा, कहाँ था वो? अगस्त अगस्त क्रांति। क्रांति मैदान में। अच्छा, कैसी मुलाकात थी? वो तो एक कैजुअल असल मुलाकात में थी। मैंने, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक दिन पहले नंबर दिया था कि यार इनको कॉल कर लेना, शायद आएंगी। पता नहीं उस दिन यूजली वो अननोन नंबर नहीं उठाती, अभी भी नहीं उठाती, लेकिन उस दिन उसने झट से मेरा फ़ोन उठा लिया। उसने कहा मैं आऊँगी। तो फिर हम पहली बार वहाँ मिले, बस दोस्ती हो गई। और फिर देश के अंदर जब जब कुछ बुरा होता था साथ में तब तक हम मिलते थे, और देश में काफ़ी कुछ। Was it an infatuation or was it a first love at first sight? No. It was a respect for each other. It was a compatibility which we have. Okay. It was a basically a pure love for her. या आपकी मैरिज जैसी जैसी शादी हुई, लोग अचानक आ गए कि भाई भास्कर वर्सेस अहमद की शादी हो रही है। और स्वरा भास्कर अगर लाल रंग का अनार भी खाए तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि नारंगी रंग का संतरा क्यों नहीं खा यानी रहे। आप दोनों एकदम ही मतलब अपनी दुनिया में बिंदास मस्त है, अपनी है, दुनिया में मस्त है। पूरी दुनिया में मस्त है। बिल्कुल जी, आपकी छोटी बच्ची है, राबिया नाम रखा है। जी, बहुत प्यारी है भाई, कसम खुदा की। मुझे इस कैंपेन में जाने के बाद एक ही अफसोस है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। मिस नहीं कर रही आप? अरे कितने मैं महीने की हो बहुत गई? लो, अभी 13-14 महीने की हो गई है। मिस करती होगी बहुत। मिस क्या करती है, वो मुझे देखती है तो तुरंत आ जाती है, उसके बाद मैं उसको टाटा करने की कोशिश करता हूँ तो वो फिर गुस्सा करने लगती है। राबिया नाम क्यों रखा? असल में स्वरा जो है राबिया क्योंकि मछली, आजकल जो है नए नए नाम ढूंढते हैं वो और कोई राबिया बड़ा पुराने, ये राबिया- बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताता हूँ। मेरी बहनें बहुत नाराज थी कि राबिया नाम रख रहे हो, हमारी खाला का नाम राबिया जी, था, जी, हमारी जी। नानी का राबिया। पुराने नाम असल में बोलते स्वरा हैं। जो है वो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जो है मज़ार पे गई थी, और वो मालूम है राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो पहली सूफी विमेन मतलब फीमेल सेंट थी। उसको पता नहीं क्यों वो नाम उनकी बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत पहले से उसके मन में था। तो मुझे लगा बिल्कुल माँ का अधिकार होता है यार, 9 महीने। आप क्या रखना चाह रहे थे? यार मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। अच्छा, लड़की भी, लड़की लड़का ऐसा कोई दोनों में नहीं हुआ था कि भाई एक लड़की हाँ, हमने दोनों तरह के नाम सोच के रखे थे,
और मुझे लगता है ना ये सारे डिसीजन स्वरा ले लेती है। मुझको मेरे लिए यार एक बात बताओ, राबिया ने उसका नाम जो है राशिदा होता तो क्या मैं उससे कम प्यार करता, या उसका नाम रुखसार होता तो मैं कम प्यार करता। मेरे लिए ये मुझे नहीं लगता है बहुत मायने सेलिब्रिटी रखता की बेटे हैं तो टॉक ऑफ द टाउन तो होता ही है, सेलिब्रिटी लोग हैं आप। है। अरे सर हम सेलिब्रिटी वाली जिंदगी ना जीते हैं, ठीक है, स्वरा डेफिनेटली एक सेलिब्रिटी है, लेकिन हम लोग दोस्त हैं, कॉमरेड्स हैं, ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हमारे बहुत कैसा है स्वरा जी का एटीट्यूड नेचर, क्योंकि जब हमने उसको स्टेज पे देखा सीए एनआरसी के लिए तो बाप रे, हम भी देखे थे जितने भी स्टेज, शी इज लाइक मतलब ये ना बिंदास हर एक वो मुद्दे पे। बिंदास है। अभी जाके देखो, अभी वो बैठ के ना कैंपेन मैनेज कर रही होगी, वो मेरी चीफ कैंपेन मैनेजर है, और उसने मुझसे कहा है तू इलेक्शन जीतेगा तब भी और तू हारेगा तब भी, मैं 23 तारीख को जा रही हूँ और 20 दिन मेरे से मत मिलना, तूने जो चपरासीगिरी मेरे से कराई है। तो यार पता है, स्वरा को देख के लगता है कि बेसिकली जो बॉलीवुड या पर्दे पे लोग होते हैं वो हमारी तरह आम इंसान ही होते हैं। बट व्हाई शी चूज टू बी एक एक्टिविस्ट बनना, शी वाज अ गुड एक्टर, तो वो व्हाई शी। यार वो उसका देखो करियर तो खत्म हुआ, लेकिन मैं उससे पूछता हूँ, लेकिन वो अभी भी वो ये बोलती है कि अगर मुझे दोबारा यही करने का मौका मिलेगा तो मैं दोबारा भी यही करूँगी। उसको कतई अफसोस नहीं है इस बात का। हु इज द बॉस इन द हाँ, हाउस, शी इज द बॉस इन द हाउस, है ना, आई एडमिटेड पहले से। यार मेरे को मजा आता है ऐसे बॉस के साथ काम करने में, जी जी तो मेरा भला चाहता हूँ, तो मेरे लिए खड़ा रहता हूँ। क्या चाहिए आपको? क्या आइडेंटिटी आप पसंद करते हो? अभी फहद का ऑलरेडी शख्सियत है, फहद अहमद जो टेस्ट से पढ़ा हुआ है ये है, या स्वरा भास्कर का हस्बैंड फहद अहमद? और मुझे दोनों पसंद है। क्यों मुझे दोनों इसलिए पसंद है कि जब तक मैं स्वरा से नहीं मिला था तब भी मेरी एक अपनी पहचान थी, और महिलाओं को तो वैसे भी लोग जो है उनके नामों से नहीं जानते, जैसे मैं बोल रहा था। मुझे आई एम प्राउड ऑफ लाइक आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया स्वरा जी को, क्योंकि देखो दूसरे कास्ट से मेरे अब्बू मम्मी ने कुछ ऐसा मेरे अब्बू की 2-2 घंटे बात होती है स्वरा से, मुलाकात राजनीतिक तो हुई मुद्दों होगी ना, जाके गए होगी ना गाँव हाँ, में? वो मेरे घर आई थी पहले, जी, और वो घर आने के बाद मेरे अब्बू और वो छत पे जाके बातें कर रहे थे 1-1 घंटा। मेरी अम्मी परेशान थी कि नाश्ता वही तो नहीं, नहीं पॉलिटिक्स की तो बात नहीं कर वही रहा, बात वर्ल्ड की बात वही कर बात, रहा वो हूँ। दोनों मिल दोनों मिल गए गए। बस, और मैं अपने परिवार का फेवरेट था। नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं है मम्मी की तरफ से? अरे यार ये नॉन, नहीं, मुझे लगता है उन्होंने देखा यार मैं अपने परिवार का हीरो था, ठीक है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि स्वरा ने आके मेरे से वो भी छीन लिया। अब वो चहेती बन चुकी है मेरे पूरे परिवार की, मेरे भाइयों की, बहनों की, मेरे, क्योंकि वो जिस तरह से ख्याल रखती है वो, तो बस इसी बात का अफसोस है कि उसने वो मेरा वो वाला स्टेटस छीन लिया। एक लास्ट सवाल से हम स्वरा भास्कर का जो है चैप्टर एंड करते हैं। इफ यू विल बिकम एमएलए, वुड इट बी अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन? 110%, क्या कहना चाहोगे आप? 110%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नॉट अ Yeah. रिमोट कंट्रोल। नो नो, हाउ कैन आई बी अ रिमोट मैं एक कंट्रोल? सवाल कर रहा हूँ कि रिमोट, अच्छा वो रिमोट कंट्रोल भी नहीं होती, उसको टीम वर्क कहते हैं। रिमोट, अच्छा वो रिमोट करके करेगी क्या? वो में टीम वर्क है, वो मुझे सजेस्ट क्योंकि बहुत सारे ना आपके अनुशक्ति नगर से लोग जानना चाहते थे क्या? कि एक फिल्म स्टार का हस्बैंड है, हमारे साथ रह रहा है। अच्छा बॉलीवुड कम, तो ये सब लोग का ये कहना है कि यार फहद अहमद है, स्वरा भास्कर है, तो बॉलीवुड तो है, अनुशक्ति नगर में जरूर आएगा। आपको लगता है कि स्वरा से के प्रचार में कोई बॉलीवुड वाले आके अपनी बद पिटवाएंगे? नहीं आएगा। अरे सब लोग डरते हैं यार, जी जी। सब लोग बहुत और लोग मेरे ख्याल से respect- स्वरा जी भी शी विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हर कॉन्टैक्ट्स। इसमें एडवांटेज लेने की क्या क्योंकि बात देखिए है? बड़े बड़े नेता जो है अमिताभ बच्चन है जो, और बड़े बड़े नेता हैं जो पॉलिटिक्स वाले लोग घुमाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपका कोई प्लान है कि बॉलीवुड से मैं मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा। मुद्दे पे आप अभी जो लड़ाई लड़ रहे हो वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हो, या आप एक पार्टी जो है एनसीपी पार्टी, जो अजीत पवार की पार्टी, जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, आप आए शरद पवार की पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हो, मुस्लिम कम्युनिटी को आप कहाँ देखते हो, किसके साथ जाएगी? नहीं, ये सवाल आपका कैसा था कि आप मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? मतलब माइनॉरिटी। हाँ, मतलब मैं मुसलमानों की आवाज़ उठाता हूँ, मैं इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जो बीजेपी इस देश में नफरत फैला रही है, जिससे मुसलमानों को भी नुकसान हो रहा है, हिंदुओं को भी बट नुकसान हो बहुत रहा सारे मुस्लिम एनसीपी में जा रहे हैं, अजीत पवार से वो जैसे बाबा सिद्दीकी चले गए थे, जिशान चले गए हैं, तो क्या कहोगे आप इस लीडर है। को? देखिए, मुझे लगता है इस चुनाव में और इस वक्त में जिशान के बारे में एक शब्द भी बोलना दूसरे नेता की बात करते हैं, दूसरे लोग जो मेरे जा- मेरे बस की बात ठीक है, नहीं, उनको क्योंकि हटा देते बाबा हैं, हम भाई भी का नहीं वो बात चेहरा याद आ जाता है जब वो मिलते थे और ऐसे गले, ओए फहद कैसा है तू, क्या चल रहा है तू, क्या कर रहा है आजकल, मिलता नहीं है। तो इस चुनाव में मैं बाबा भाई के और जिशान के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। ये तो आपका अच्छापन है। सना मलिक कैसा देखते हो आप उसको? बहन है मेरी,
बहन आपको हराने के चक्कर में? तो क्या हो गया, भाई भी उसको हराने के चक्कर में है। वेरी गुड। उसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरी बहन जो है बीजेपी से मिल गई, इसलिए उसको हरा रहा हूँ। वरना नवाब भाई से लड़ाई है मेरी, न सना से लड़ाई, लड़ाई तो मेरी बीजेपी से है। मुद्दे की लड़ाई है आपकी। मुद्दे की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई में लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। बस मैं यही कहता हूँ कि कभी कभी मुझे एक ही बात का अफसोस होता है कि नवाब भाई ने सना के साथ बड़ा गलत किया। क्या गलत किया? 2017 में कॉरपोरेशन लड़ा के हरवाया। अब जब उनको अंदाज़ा था कि 10 साल मैंने कोई काम नहीं किया है, एंटी इनकम्बेंसी पीक पे है, बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, यहाँ तो जीतूंगा ही नहीं, तब सना को इस कॉन्स्टिट्यूंसी में छोड़ के चले गए। वो यहाँ क्यों नहीं लड़े? कहाँ? मुझे लगता था, शायद उनको लगता था कि वो हार जाएंगे। काम नहीं हुआ है भाई, लोग परेशान हैं। और नवाब भाई एक गलत फहमी में है, वो बोलते हैं मैं हड्डी फेंकूंगा। मुसलमान बड़ी गयूर कौम है, दलित बड़ी गयूर कौम है। गयूर का मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेबल कम्युनिटीज़ हैं, हर कम्युनिटी बहुत रिस्पेक्टेबल है। अगर किसी को भी लगता है कि हम पैसे से या किसी चीज़ से किसी कम्युनिटी को खरीद लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। नवाब भाई आपको कॉन्फिडेंट लग रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? यार अभी तो मुझे यही नहीं पता कि कौन कॉन्फिडेंट है या कौन ओवर कॉन्फिडेंट है। बस मैं एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं ग्राउंडेड हूँ या नहीं हूँ। यूथ को क्या बोलना चाहोगे? वहाँ के लोग ये पढ़ाई में कम है, और क्या लगा आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन? मैंने जितना भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को समझा है, मुझको तो ये लगता है कि भर भर के टैलेंट है, उस टैलेंट को खाली उभारना है, सिर्फ उभारना है। क्रिकेट का टैलेंट बहुत है चीता कैंप में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत हैं। मैंने प्रॉमिस किया है मैं बनता हूँ तो वहाँ अच्छे मैदान बनाऊँगा, और रोहित पवार जी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम और, क्योंकि वो क्रिकेट एसोसिएशन में है, हम और क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि वहाँ का क्रिकेट जो उभर के आए। आई थिंक वही मैं जवाब दे रहा था कि वहाँ के जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, उन पे मैं ज़मीनी तौर पे काम कर रहा आप जब आप जा रहे हो, लेडीज से मिल रहे हो, घर वाले से मिल रहे हो, ऑर्डिनरी औरत से मिल रहे हो, तो क्या कॉन्फिडेंट लग रहा है? क्या आप उनको आश्वासन दे रहे हो? वो आपसे क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो आश्वासन नहीं देता हूँ, ठीक है। किसने क्या नहीं किया है मैं उसके बारे में मैं क्या करूँगा। बस उनको क्या चाहिए? आप पूछे नहीं कि भाई आप क्या चाहिए? देखिए, साफ पानी? यार सिर्फ ये मुद्दे नहीं है, पता है, ये काम, एक आम औरत तो भाई यही सोचेगी ना, घर नहीं, में जो बैठी है, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मैं सिर्फ पानी नहीं दूंगा, मैं उनके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाऊंगा। अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें। लास्ट रैपिड राउंड रहता है जिसमें हम पूछते हैं आपसे, खाली आपको यस और नो में जवाब देना। शुरू करें? बोलिए। स्वरा या राबिया? चूज वन। It's very राबिया मैं difficult. बता दूं इनकी बेटी है It's very difficult. I can't choose one. It's a बोलिए। package यार। अरे बच्ची को बोल नहीं, दीजिए। नहीं, नहीं। बच्ची को खुश करवा दीजिए। अब क्या बोल देना कि हमें बच्ची को खुश करनी है, नहीं, बेचारी नहीं, देखेगी लेकिन तो मेरा, मुझे भी मेरा दिल नहीं मान रहा ना, मैं ऐसी नहीं बात मान। क्यों बोलूं? चलो कोई बात नहीं, स्किप करते हैं। अबू आज़मी और शरद पवार? ये कैसा सवाल है? चूज लीडर है भाई आपके, शरद आपके पवार- दोनों साथ रह आसिम चुके हैं। भाई भी शरद पवार साहब को नेता मानते लूज हैं। चूज वन। शरद अबू पवार आसिम साहब। आज़मी शरद शरद पवार साहब। मजबूरी है? नहीं, क्योंकि आसिम भाई भी अपना नेता शरद पवार साहब को मानते हैं, तो अगर मैं आसिम भाई को भी बोलता हूँ तो इनडायरेक्टली शरद पवार साहब को क्या बोलता हूँ। जवाब? सही जवाब, 1 करोड़ का जवाब आपने बोल दिया। सुपर या सुले या अबू आसिम आज़मी? आप मतलब मुझे यू हैव टू से वन। ये हमारा आपको बोलना दोनों है। मेरे नेता हैं। नहीं दोनों नहीं, दोनों अभी मेरे आपने नेता कहा हैं। कि अबू आसिम आज़मी के नेता शरद पवार जी हैं, तो शरद ठीक है मैं बोलता मेरे हूँ। मंच पे देखिए आपसे टिकट है ना सुप्रिया सुले जी से मांगी गई थी कि फहद अच्छा है, फहद को लाओ, और ये भी बात की थी कि आपने कहा था कि यहाँ पर अगर आप जन आक्रोश दिखाएंगे तो वाकई में मैं टिकट दूंगी, और वो आपने कर दिखाया। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं सुप्रिया सुले या अबू आसिम आज़मी? सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले। मजबूरी है आपकी? मजबूरी नहीं है ये, देखिए एक डिसिप्लिन है, हाँ, ये मजबूरी नहीं है, ये डिसिप्लिन है। अखिलेश यादव या अबू आसिम आज़मी? अच्छा एक बार बताइए, नहीं यार, आपने आपने सवालों को इस तरह से मैंने फ्रेम कुछ किया नहीं है। किया, मैंने आप आपके अबू आसिम, सर- नहीं एक सेकंड, हर क्वेश्चन में अबू आसिम आज़मी, अबू आसिम मैं- आज़मी, अबू आसिम, शरद पवार के साथ भी आप अरे, आगे आ रहे नहीं, हैं। शरद पवार साहब को अभी आ रहे हैं आगे, आप तो बोलिए, इसका तो जवाब दीजिए। दिस एक तो बोलिए यार, एक तो। अब ये नहीं बोलूंगा मैं। नहीं बोलोगे? नहीं, सर आप रैपिड राउंड हार रहे हो। मैं कैसे हार रहा हूँ? हाँ, आप कोई अब सवाल का जवाब नहीं दे कोई रहे। गिफ्ट अब हैम्पर राबिया- रखा होता, राबिया और अगर कोई सुअरा- गिफ्ट भिजा हैम्पर दूंगा, रखा भिजा होता, दूंगा। अरे कहाँ, स्पॉन्सर कर कोई दे- गिफ्ट हैम्पर नहीं हमारे देखा। उमा कैटर वाले बैठे, वो भी अरे स्पॉन्सर कर देंगे। छोड़िए आप, अगर रखा होता तो मैं जीतने की कोशिश करता। चलो आगे बढ़ते हैं। शरद पवार या अखिलेश यादव? अब बताओ, अभी तो हमने अबू आसिम आज़मी को हटा दिया। सर ये यू हैव टू बहुत, सेलेक्ट वन ब्रदर, दोनों में से एक चीज है यार। नहीं, अभी
हाँ शरद पवार साहब। अभी आदमी बोलता है चाय पियेंगे, ठंडा आदमी बोलता है चाय, शरद गरम या पवार ठंडा, बस हो गई, सिंपल सी बात है। रोहित पवार का आपने नाम लिया, ये सवाल थोड़ा सा अलग करता हूँ। रोहित पवार या आदित्य ठाकरे, दोनों में आपको मतलब कैसे क्या लगता है? दोनों भी एमबीए के आपकी पार्टी के। अच्छा ये ऐसा क्यों नहीं, सवाल है? मैं सवाल ये, दोनों टैलेंटेड नेता हैं, दोनों भविष्य है महाराष्ट्र का, दोनों भविष्य है महाराष्ट्र का। अभी मैं इस पे एक बात बोलूँ क्या? हाँ बोलिए। जवाब दो क्या? हाँ अभी आपके सामने स्वरा भास्कर और रितेश देशमुख की जलीना को फोटो रखता है, दोनों में से कहा जाता है कि आप किससे शादी करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे? मेरी शादी हो चुकी नहीं है। नहीं, उस टाइम की बात करो जब मेरी सेलेक्ट शादी करना हो आता चुकी है। है, आप मेरे से ऐसा सवाल पूछोगे तो आप अपनी बुद्धिता की जो है वो अपनी इंटेलेक्चुअल पे सवाल उठा मेरा इंटेलेक्चुअल नहीं, एक दो आदमी में हमने सिंपल कहा है, दो है, दो में से एक को पसंद करो, हाँ भाई इसकी इंटेलेक्चुअलिटी ये, इसकी ये तो अब रोहित या आदित्य ठाकरे। दोनों भविष्य है महाराष्ट्र का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और अब चाहे तो 1 मिनट आपके वोटर्स से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप उनको आश्वासन दे सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच सलीम भाई फॉर इनवाइटिंग मी। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव इस देश के भविष्य को तय करेगा, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र में उन लोगों की बेसिकली उन लोगों का मतलब है कि महायुति की सरकार गिराने में सफल रहे, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो दिल्ली सरकार पे भी होगा। और जिस तरह से महायुति सरकार ने इस देश के, इस प्रदेश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, भ्रष्टाचार किया है, पूरे देश में महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया है, महाराष्ट्र की फैक्ट्रीज को किसी और प्रदेश में ले जाने का काम किया है, ये बहुत ही खतरनाक है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनता इस चुनाव का इंतजार कर रही थी और महायुति की सरकार जो है जाने वाली है। अणुशक्ति नगर जनता से ये कहूँगा कि सरकार महाविकास आघाड़ी की बन रही है, तो इसलिए एक ऐसा विधायक चुने जो सरकार में हो, क्योंकि आपके यहाँ अणुशक्ति नगर के अंदर पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। अब आपका भाई उन तमाम मुद्दों पर रिसर्च कर रहा है, प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। अब आपको फैसला लेना है कि बेहतर उम्मीदवार कौन है, कौन लड़ सकता है हक के लिए, कौन किसी से डरता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को चुने। सर एक आखिरी वो रह गया है, रईस से क्या हुआ इस समाज में? एक बच गया था थोड़ा सा आपके इसमें, रईस से क्या, यू हैव टू सेलेक्ट वन, मतलब मैं पता है, अच्छा कितना आसान सवाल है ये, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये सब आप जो है आसिम भाई के इर्द गिर्द एक बेवजह का नेट क्रिएट और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है ना, आपको पता है ना, ये आसान, देखिए जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपने, अगर आपको उस मैं सवाल आपको का हर्ट हुआ हो नहीं, तो मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ। इसी तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं, अब वो मेरे पास जवाब है दोनों का, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति को इस तरह के सवाल, यू आर एट लिबर्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।